आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम जेएनयू के कोर्स की डिटेल के बारे में एक सीरीज़ चल रही है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जेएनयू के हिंदी कोर्स की डिटेल के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे। अगर आपको और डिटेल के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में कोर्स डिटेल के नाम से प्लेलिस्ट है, आप अपने कोर्स की डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपसे जैसे आपको अपनी वीडियो में कहता हूँ कि इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज की, जिसमें आता है पीएचडी इन हिंदी, एमफिल इन हिंदी, पीएचडी इन हिंदी ट्रांसलेशन, एमफिल इन हिंदी ट्रांसलेशन और एमए इन हिंदी। तो आज हम मोस्टली इन पांचों के कोर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी की कि इन कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीएचडी की। तो पीएचडी की जैसा आप देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी है, आप चाहे तो इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे तसल्ली से पढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसके लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। कभी ऐसा होता है कि हम तैयारी कर लेते हैं लेकिन हमें फिर बाद में पता चलता है कि हम उस कोर्स के लिए एलिजिबल है ही नहीं और हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पीएचडी की सबसे पहले एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम हु हैव। तो इसके दो टॉपिक हैं, यानी कि दो एलिजिबिलिटी हैं। तो पहली है ऑब्टेन 2 ईयर एमफिल डिग्री विद एटलीस्ट 55%। याद रखना आप कितना 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एमफिल में। मार्क्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद डिसर्टेशन, सेमिनार, वाइवा और 1 ईयर एमफिल डिग्री विद 55% मार्क्स। इसमें भी कितने होने चाहिए 55% मार्क्स विद एडिशनल 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड 1 पब्लिकेशन। नोट डाउन कर लीजिए, 1 पब्लिकेशन एंड 55% मार्क्स। और इक्विवेलेंट इन मास्टर्स डिग्री बीई या बीटेक। ये आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको हिंदी में पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है मान लीजिए, तो आपके पास ये जो दूसरी टॉपिक है, जो दूसरा ऑप्शन है बी, इसकी ये सारी डिग्रियाँ होनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या बीई या बीटेक विद 55% मार्क्स। कितना 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोवर्ड। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको जेएनयू में हिंदी के एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ कैटेगरी में जेएनयू रिजर्वेशन देता है, यानी कि रिलैक्सेशन देता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आती है एससी, एसटी और ओबीसी को, कैटेगरी वाले बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है नॉन क्रीमिलियर और एक होता है क्रीमिलियर। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी जो कैटेगरी है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी में जिसमें आप आते हैं, उसमें आप कौन सी लेयर में आते हैं। आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, जो यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं पीजी होल्डर्स आयुष रिलेटेड सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो पीजी कर रहे हैं, जो पीजी होल्डर हैं आयुष से रिलेटेड सब्जेक्ट के, वो भी हिंदी पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये पीएचडी के लिए भी है, और जो पीएचडी करना चाहते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में, उसके लिए भी ये एलिजिबिलिटी है। ये दोनों के लिए ही
ये सेम एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमफिल की। तो एमफिल की जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री इन द कंसर्न लैंग्वेज या सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। याद रखने वाली बात है, अगर जो आपके 54.6 मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपके टोटल 55% मार्क्स होंगे तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। ये ना मानिए कि 5 के बाद तो वो काउंट हो जाता है 55 में, ऐसा नहीं है। यहाँ राउंड फिगर नहीं माने जाते हैं, टोटल माने जाते हैं कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ भी वही है, जब पीएचडी में था आपको आरक्षण जो है वो SC ST OBC को मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी पीएचडी की तरफ PG होल्डर एलिजिबल हैं एमफिल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एमफिल इन हिंदी ट्रांसलेशन। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पीएचडी की तरह नहीं है कि जो जैसे पीएचडी में था वही हिंदी ट्रांसलेशन के लिए है, लेकिन जो एमफिल है हिंदी ट्रांसलेशन में उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है, वो हम पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मास्टर डिग्री इन हिंदी ट्रांसलेशन विद 55% मार्क्स एंड इंग्लिश और एनी इंडियन लैंग्वेज। नोट कर लीजिए, इंग्लिश या कोई अन्य भारतीय भाषा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BA लेवल अदर देन हिंदी, और मास्टर डिग्री इन एनी इंडियन फॉरेन लैंग्वेज विद 55% मार्क्स एंड हिंदी एज ऑफ द सब्जेक्ट एट BA लेवल। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने या तैयारी करने से पहले आप उस चीज़ को देख लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एमफिल में भी रिलैक्सेशन है उन्हीं को जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आप नॉन क्रीमी या गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हम किस लेयर में आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स की। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी रख लीजिएगा कितने परसेंटेज मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 45% मार्क्स विद एडुकेट प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हुई मास्टर ऑफ आर्ट्स की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इसी से आप एडमिशन पा सकते हैं और इसी से आपको ग्रेस भी मिल सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अब ये है कि आपको किस क्लास में कितना ग्रेस मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको यूजी में एडमिशन लेना है तो आपको 10वीं या 12वीं के 6 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा में। मान लीजिए कि आपकी जो परसेंटेज आई है एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो 64 है और मेरिट लगी है 69 पे लगी है, तो इस हिसाब से तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर जो आपने यूजी में एडमिशन लिया तो आपको JNU की तरफ से 6 मार्क्स मिलेंगे टोटल। तो ये होता है ये हो जाएंगे आपके 70 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका वो एंट्रेंस जो कम नंबर थे वो आपके मेरिट से ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन ये मिलेंगे कब, तो इसके लिए एक JNU ने एक टेबल तैयार किया, वो बहुत बड़ी टेबल है। अगर जब मैं उसको पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि इस टेबल को समझने के लिए और अपने उस टेबल को पढ़े। और उस टेबल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो टेबल ऐसी है, जो भारत के पिछड़े हुए इलाके हैं उन बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए JNU या UGC कुछ एक्स्ट्रा नंबर देता है, तो उसी हिसाब से ये जो है वो नंबर मिलते हैं। तो जो UG वालों को मिलते हैं 6, और अगर जो आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप PhD या MA या MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको 10th और 12th के 3 नंबर मिलेंगे और UG के 3 नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से 2 टेबल बनाई गई है कि एक टेबल ऐसा होता है कि कोई इलाका पिछड़ा हुआ कम होता है और एक इलाका कुछ ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है, वो उन्होंने अपने हिसाब से तय किया हुआ है। तो इसमें पहले स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है। उस हिसाब से आप अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या आपका जो स्टेट है वो जो इनकी टेबल है उसमें आता है या नहीं आता है। उसके लिए आप JNU का प्रोस्पेक्टर पढ़ लीजिए।
उसमें पूरी डिटेल से दिया हुआ है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अगर जो समझ में नहीं आएंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर उससे हमें बाद में भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है फ़ीस। जैसा कि आपको मालूम है कि JNU एक सरकारी संस्था है, तो इसकी फ़ीस भी अदर यूनिवर्सिटी से कम है। आप अपनी क्लास के हिसाब से अपनी फ़ीस देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की, कि जो एंट्रेंस पेपर है 2020 और 2021 का, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो ये सिलेबस है, ये है MPhil और PhD का सिलेबस है हिंदी सब्जेक्ट का। तो सिलेबस कवर द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन MA हिंदी इन वॉरियस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द कंट्री इन जनरल कंपैरिजन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मेजर लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर्स, जनरस मूवमेंट्स, ट्रेंड्स ऑफ हिंदी लिटरेचर, बेसिक ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी एंड हिंदी लिटरेरी ट्रेडिशन एंड क्रिटिसिज्म, संस्कृत एंड वेस्टर्न पोइट्स। तो ये जो सिलेबस है ये MPhil और PhD का है। आपको मालूम होगा कि MPhil और PhD का जो लेवल होता है वो बहुत टफ होता है, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। अब बात करते हैं अगले। तो ये जो अभी आपने MPhil और PhD का सिलेबस देखा, ये है हिंदी ट्रांसलेशन MPhil और PhD का। तो आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी इसमें टॉपिक हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट seeking admission in Hindi translation are expected to have detailed knowledge of the tradition of translation in India, especially the tradition of translation in Hindi। तो ये एक टॉपिक है जो आपको एंट्रेंस क्लियर करने के लिए पढ़ना मैंडेटरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। बेसिक नॉलेज ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंडियन लिटरेचर, knowledge of the different forms of translation, introduction and critical reviews of translation theories, major translation thinkers and their contribution, culture aspects of translation, methodology of translation and structure of language, major works of translation, Indian multilingualism and translation, role of translation in social change, technology and translation, emerging issues in translation, translation of technical terminology, computer assistant translation tools, idea of Indian literature, world literature and translation, role of translation in comparative literature। तो ये पॉइंट हुए हिंदी ट्रांसलेशन के MPhil और PhD के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स की। सिलेबस कवर द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन BA प्रोग्राम या BA ऑनर्स इन वॉरियस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री, कंपैरिजन द फॉलोइंग टॉपिक्स। हिंदी, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, मेजर लिटरेरी जनरेस, वर्क्स, मूवमेंट एंड ट्रेड्स, मेजर राइटर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये हुआ मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA का सिलेबस एंट्रेंस क्लियर करने के लिए JNU का। अब बात करते हैं कि JNU में किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MPhil इन हिंदी थ्रू JNUEE, यानी कि JNU में जो एडमिशन होते हैं MPhil या PhD में, वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है एंट्रेंस से और एक होता है नेट JRF क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट होते हैं उनसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MPhil इन हिंदी थ्रू JNUEE यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो इसमें बच्चे लिए जाते हैं MPhil इन हिंदी में, टोटल लिए जाते हैं 8 बच्चे लिए जाते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज है वो सीट देख लेते हैं। तो जनरल की 4 है, SC की 1 है, ST की 1 है, PWD की 0,
ओबीसी की 2 और जो टोटल हुआ वो है 8 सीट हैं। अब बात कर लेते हैं एमफिल की थ्रू जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एमफिल हिंदी ट्रांसलेशन से भी होती है, तो जेआरएफ जो होती है उसके लिए है, लेकिन एमफिल जो हिंदी ट्रांसलेशन एंट्रेंस से नहीं लेती, यानी कि एंट्रेंस क्लियर जो बच्चे कर लेते हैं वो सिर्फ एमफिल के लिए अवेलेबल है। ट्रांसलेशन में बिल्कुल सीट नहीं है एंट्रेंस की, नेट जेआरएफ की है। तो आप बात कर लेते हैं एमफिल थ्रू नेट जेआरएफ की। तो इसमें जो सीट है हिंदी की, हिंदी सब्जेक्ट की, तो वो 4 हैं, जनरल की 2 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 0, पीडब्ल्यूडी की भी 0 और ओबीसी की 1, इस तरह होती है टोटल 4। अब बात कर लेते हैं एमफिल इन ट्रांसलेशन की, जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके लिए ही है, और वो कितनी सीट हैं, 2 सीट हैं, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। तो टोटल सीट कितनी है, 2 सीटें हैं हिंदी ट्रांसलेशन की एमफिल की। अब बात करते हैं पीएचडी की, जो थ्रू जेएनयू है, यानी कि जो एंट्रेंस क्लियर करके जाते हैं, तो उसकी सीट है 5, जनरल की उसमें से 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 0 है और पीडब्ल्यूडी भी 0 है, ओबीसी कितनी है, 1। इस तरह से टोटल सीट हुई कितनी, 5। अब बात कर लेते हैं पीएचडी थ्रू नेट जेआरएफ की। तो इसमें भी वो वही है जैसे एमफिल में था कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है पीएचडी में, उसमें जो सीटें हैं वो सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए हैं, जो एंट्रेंस की है उसकी सीट नहीं है। तो बात कर लेते हैं पहले पीएचडी इन हिंदी की। उसमें जो सीट है टोटल वो 3 हैं, जिसमें से जनरल की 2 और एक ओबीसी की है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 0 है। तो टोटल सीट हुई 3। अब बात कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेशन पीएचडी की, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उनके लिए कितनी सीटें हैं। उनके लिए 3 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 2 हैं, एससी की 0, एसटी की भी 0, पीडब्ल्यूडी भी 0 है और ओबीसी कितनी है, 1। तो टोटल हुई सीट 2। तो एमफिल की हो गई, पीएचडी की होगी। अब बात करते हैं एमए की। तो एमए में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं जेएनयू में, तो इसमें जो टोटल सीट हैं वो है 39, यानी कि 39 सीटें हैं। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो जनरल की 15 है, एससी की 6 हैं, एसटी की 3 है, पीडब्ल्यूडी की 2 है, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। तो टोटल सीट हुई कितनी, 39 सीटें हैं एम मास्टर ऑफ आर्ट्स में हिंदी में। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो बच्चे तैयारी करते हैं और उसको इस चीज़ की बड़ी चिंता होती है कि पिछले साल मेरिट कितनी गई थी और इस साल मेरिट कितनी जाएगी। तो उसी शंकाओं को, उसी चिंताओं को लोगों की दूर करने के लिए मैं आपको उनकी मेरिट दिखा देता हूँ। जैसा आपको मालूम होगा कि पीएचडी, एमफिल और हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह की जो मेरिट होती है उसमें थीसिस जमा होते हैं, वाइवा होता है और सेमिनार होता है। तो उनकी जो मेरिट है वो अलग तरीके से बनती है। उनकी मेरिट हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ एमए इन हिंदी की मेरिट है। तो आप देख लीजिए, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो एमए इन हिंदी की मेरिट है पहली जनरल की, वो 94 पे लगी है, एससी की 81 पे लगी है, एसटी की 83 पे लगी है और ओबीसी की लगी है 91 और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की लगी है 79 और ईडब्ल्यूएस की लगी है 11 और एफएन की कितनी है, 0। तो ये पहली मेरिट है एमए हिंदी की जो जेएनयू से लगी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जेएनयू की जो मेरिट होती है मोस्टली वो एक ही आती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो जेएनयू दूसरी मेरिट निकाल दे। अगर जो कोई दूसरी मेरिट निकाल भी देता है जेएनयू, तो वो परसेंटेज में निकालता है, मतलब 1 या 2 ही पॉइंट गिरते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं गिरते। तो जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि एमए इन हिंदी की जो दूसरी मेरिट आई है वो सिर्फ जनरल के लिए और ओबीसी के लिए आई है, बाकी की सारी सीटें फुल हो गई हैं। तो 92 पे लगी है जनरल की और ओबीसी की लगी है 90 पे। तो देख लीजिए कि 1 या 2 ही परसेंट गिरते हैं और मोस्टली मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 ही बच्चे होंगे जो इस मेरिट में आए होंगे दूसरी में, इसीलिए क्योंकि वो जेएनयू चाहता है कि वो पहली मेरिट में ही पूरी सीटें भर ले, दूसरी मेरिट ना आए। तो जैसा आप देख रहे हो कि जनरल में कितनी हाई मेरिट गई है, 94। तो आपको लग रहा होगा, आपको अब पता चल गया होगा कि जेएनयू का जो मेरिट लेवल है वो कितना हाई है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और इस तरह से करें कि आपका जो नाम है वो पहली मेरिट में आ जाए। तो
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमें साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, आप हमसे वहाँ से भी पूछ सकते हैं अगर जो आपके मन में कोई भी डाउट या कोई ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आई हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। JNU के ही किसी और कोर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।